पाकिस्तान के जन्म की कहानी। पाकिस्तान के जन्म की कहानी के बाद मैं आपको सुनाऊंगा बांग्लादेश के जन्म की कहानी। उसके बाद जंक फूड्स, जानकारी ही बचाव है, मेडगॉग और सियांग डैम, चाइना और भारत की वाटर वॉर, चाइना और भारत की वाटर वॉर, मेडगॉग एंड सियांग। जंक फूड, जानकारी ही बचाव है, ध्यान को जगाना है, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को भगाना है। यही नारा है, ध्यान को जगाना है, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को भगाना है, मन को मजबूत करना है, शरीर को मजबूत करना है और फिर इस जीवन के जंग में शानदार तरीके से लड़ना है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। किसी फिल्म का गाना था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जीत लेंगे ही हम अगर तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बड़ा प्यारा गाना है, कभी कभी सुनना पड़ता है। और जंग अगर लड़नी है तो इसलिए आदमी को जवानी में बचपन बहुत याद आता है, बहुत। खैर, आज मैं पहले पाकिस्तान की कहानी सुना लूं। तो 1906, 1875 पाकिस्तान का जन्म। देखो, जिसको भी नहीं पता था पहले कैसे जन्म हुआ, अब पता चल रहा है। तो भले ही किसी आईटी सेल में काम करते हो, अच्छी बात है, नौकरी पेशा है तो मानी सी बात है यार, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। तो किसी के भी आईटी सेल में काम करते हो, लेकिन जब मुझसे थोड़ा बहुत कुछ सीखते हो तो एक बार थैंक यू लिख ही दिया करो। वैसे जो लोग दुर्योधन सिंड्रोम का शिकार है, उनको मारा ही जा सकता है। मास्टर मारता था ना यहां दोनों हाथों पे कि ये खुले। तो कोई बात नहीं, वो सब तो खैर मुद्दा ही नहीं है। तो पाकिस्तान के जन्म की जो कहानी है, उसमें पहला चीज क्या है? कम्युनलिज्म, बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म। Shake it up, stand it and enjoy it. Big baby pop, the pop with its hands powder tip at the top, so you can save some for later. It's a big baby pop, big baby pop. Don't be a baby, try it. Having fun, filled candy party, let's do the candy friends. सांप्रदायिकता का जन्म, बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता का जन्म शुरुआत कहां से हुई? 1875 से। कैसे? जब सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, यहीं से शुरुआत होती है। पाकिस्तान के जन्म को बढ़ावा मिला जब 1906 में मुस्लिम लीग पैदा हुई, मुसलमानों की पार्टी। पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, उसको वास्तविक स्वरूप मिला सेपरेट इलेक्टोरेट से, पृथक निर्वाचक मंडल,
जिसको 1909 के एक्ट के तहत मुसलमानों को दिया गया। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और पाकिस्तान की अवधारणा को गति मिली, गति, स्पीड, जब राइवल कम्युनल गैंग पैदा हुई, यानी हिंदू महासभा। 1915। लेकिन इसलिए तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि तुम एक साजिश के शिकार हो। ए भारत के लोगों, तुम एक साजिश के शिकार हो, और बहुत गंदा साजिश के शिकार हो। अंग्रेजों ने तुम्हें बांटकर तुम्हें लूटा, अंग्रेजों ने तुम्हें बांटकर तुम्हें लूटा। वो गोरे अंग्रेज थे, अब ये काले और भूरे अंग्रेज भी तुम्हें बांटकर लूट रहे हैं। फॉर्मूला वही लगा रहे हैं। तुम्हारा विकास होगा शिक्षा पे, तुम्हारा विकास होगा स्वास्थ्य पे, तुम्हारा विकास होगा टेक्नोलॉजी पे, और तुम आपस में लड़ रहे हो। 2025 में औरंगजेब को याद कर रहे हो। 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी। 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी, 1707 में, और तुम 2025 में उसको याद कर रहे हो। इतिहास का इस्तेमाल जो सीखने के लिए करते हैं वो सभ्यताएं महान बन जाती हैं, और इतिहास का इस्तेमाल जो लड़ने के लिए करते हैं वो सभ्यताएं मिट जाती हैं। ये ब्यूटी है इतिहास की। इतिहास का इस्तेमाल जो सभ्यताएं सीखने के लिए करती हैं वो महान हो जाती हैं, और इतिहास का इस्तेमाल जो सभ्यताएं लड़ने के लिए करती हैं वो मिट जाती हैं। इसलिए बहुत संभलना पड़ेगा। अब 1910 से लेकर 1915 तक का जो भारत है, 1910 से लेकर 1920 तक का जो भारत है, 1910 से 1920, यहां एक घटना घटी कि हिंदू सांप्रदायिक धारा और मुसलमान सांप्रदायिक धारा दोनों एग्जिस्टेंस में आ गए, अस्तित्व में आ गए। 1906 मुस्लिम लीग, जो कि पहले ही पैदा हो चुकी थी, और 1915 हिंदू महासभा। लेकिन 1910 से 1920 इन दोनों को ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन किस काम में आता है? आग को भड़काने के काम में आता है। इन दोनों को ऑक्सीजन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या वजह थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, और टर्की के साथ ब्रिटिश बदतमीजी बहुत कर रहे थे। मुसलमान बड़ा दुखी था अंग्रेजों के बिहेवियर से, क्योंकि टर्की कैलिफ की सीट थी, और कैलिफ सारे मुसलमानों का नेता। भाई हिंदू महासभा बाद में पैदा हुई 1915 में, तब तक वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था। अब देखो, अगर ये हिंदू महासभा 1910 में पैदा हो जाती तो तनाव शायद वहीं शुरू हो जाता। हिंदू महासभा पैदा हुई 1915 में। 1914 से वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जो है, पश्चिम वेस्ट, ये खलीफा के साथ, टर्की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो मुसलमान दुखी बहुत था, और इसी दुख में लखनऊ समझौता हो गया 1915। लखनऊ समझौता 1916
और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत बड़ा काम किया और एक बड़ा खतरनाक काम किया। दोनों किया जिन्ना ने। एक तो हिंदू मुस्लिम एकता कराई, कांग्रेस और लीग का पैक्ट करवाया। सरोजनी नायडू जी ने कहा हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर। एक तो ये कराया, और दूसरा बड़े प्यार से कांग्रेस से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मनवा ली। ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया कांग्रेस ने, जिसका खामियाजा कांग्रेस को बाद में भुगतना पड़ा। यहां जिन्ना ने दो काम किए, एक बहुत अच्छा, एक बहुत बुरा। बहुत अच्छा क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। लेकिन एक बात याद रखना, परिस्थितिवश जितने समझौते होते हैं वो सिर्फ टूटने के लिए होते हैं। परिस्थितिवश जितने भी समझौते होते हैं वो सब टूटने के लिए होते हैं, सब। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, परिस्थितिवश। चूंकि टर्की खलीफा की सीट थी और खलीफा मुसलमानों का धार्मिक राजनीतिक नेता, और पश्चिम उसको परेशान कर रहा था। बस इसीलिए मुसलमान कांग्रेस के करीब आ गए, मुस्लिम लीग के। बाकी कोई नीतिगत करीबी नहीं थी, परिस्थितिवश समझौता। तो जैसे ही परिस्थिति खत्म होगी समझौता टूट जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, अंग्रेजों ने सबको मारा, हिंदू मुसलमान सबको। 1919 1920 असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और गांधी जी ने इसमें खिलाफत का मुद्दा उठा लिया। हिंदू मुसलमान तो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। ये वजह थी कि 1910 से 1920 तक सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म डोरमेंट रही, डोरमेंट। पेड़ तभी बढ़ेगा जब उसको मिनरल मिलेगा, वाटर मिलेगा, तभी पेड़ बढ़ेगा। अगर मिनरल और वाटर नहीं मिलेगा तो पेड़ नहीं बढ़ेगा। तो 1910 से 1920 कम्युनलिज्म वाज डोरमेंट, सांप्रदायिकता निष्क्रिय रही। पैदा तो पहले ही हो चुकी थी लेकिन निष्क्रिय रही, क्योंकि उसके अनुकूल वातावरण नहीं था। एटमॉस्फेयर वाज नॉट इन द फेवर ऑफ कम्युनलिज्म। ये तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश कल भारत छोड़ के चले जाएं और भारत की सत्ता मेरे मुसलमान भाइयों को दे दें तो हमें कोई एतराज नहीं है। उमरुल्ली तिलक साहब ने कहा कि अगर भगवान अस्पृश्यता को मानता है तो मैं भी भगवान को नहीं मानता। लेकिन 1920 से 1930 गोल्डन एरा ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता का स्वर्णिम काल। भैया इस देश में जो भी रहता है वो भारतीय है, जो भी रहता है इस देश में, जो भी रहता है वो भारतीय है। और सारे भारतीयों की जितने भी इंडियंस हैं सबकी प्रायोरिटी क्या है? सबकी प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट, सबकी प्रायोरिटी है
एजुकेशन, सबकी प्रायोरिटी है हेल्थ, सबकी प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर। इंडियंस की इंडियंस जो इंडियंस है उनकी ये प्रायोरिटी है। लेकिन कम्युनलिज्म क्या कहेगा? कहेगा मुसलमान की प्रायोरिटी अलग है। कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म क्या कहेगा कि हिंदू की प्रायोरिटी अलग है। हिंदू वर्चस्व, हिंदू डोमिनेंसी हो जाएगा, शरीयत के हिसाब से नहीं जी पाएंगे। जी तो रहे शरीयत में पाकिस्तान में, कम से कम पाकिस्तान और उसकी दुर्दशा के बाद मुसलमानों को सोचना चाहिए। इस्लाम के नाम पर बना था, और अगर वास्तविकता में इस्लाम के प्रिंसिपल पे चलता तो आज पाकिस्तान की स्थिति कुछ और होती। धर्म क्रांति है, बशर्ते कोई समझे। धर्म अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी महानता के दरवाजे खुल गए। इतनी बड़ी चीज है धर्म। बायोलॉजी समझ गए तो डॉक्टर हो गए, मैथ समझ गए तो इंजीनियर हो गए, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी समझ गए तो आईएएस हो गए, कॉमर्स समझ गए तो सीए हो गए। लेकिन बाबूजी अगर धर्म समझ गए, धर्म, तो भगवान। अगर धर्म समझ गए तो भगवान। इतनी बड़ी चीज है धर्म। लेकिन अगर धर्म को पाखंड के रूप में देखा तो खत्म। तो खत्म। अब अगर तुम राम को मानते हो और जातिवाद भी मानते हो तो तुम फर्जी राम के भक्त हो, क्योंकि भगवान राम केवट राज को गले लगा रहे हैं, मित्र बता रहे हैं। सबरी का जूठा बेर खा रहे हैं। आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला है। अगर तुम मुसलमान हो और हजरत मोहम्मद को मानते हो और तुम्हारे घर में स्त्रियां पढ़ी नहीं है तो तुम फर्जी मुसलमान हो। क्योंकि बेगम आयशा, फिर उनकी बिटिया, कौन था जो पढ़ा नहीं था? जंग में औरतों ने हिस्सा लिया। जंग में, जैसे हमारी दो बहनें हैं जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया, एयरफोर्स पायलट, सलाम है उनके जज्बे को। ये ये संप्रदायवाद क्या करता है? ये दूसरा चश्मा लगा देता है। मुस्लिम कम्युनलिज्म मुसलमानों पर चश्मा लगा देता है कि गए बेटा गए, गए अब मुसलमान, अब हिंदू डोमिनेंट हो जाएंगे बेटा, गए तो। और हिंदुओं के ऊपर हिंदू वाला दूसरा चश्मा लगा देता है। ये देखे, अफगानिस्तान मुसलमान राष्ट्र हो गया, पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र हो गया, बांग्लादेश मुसलमान हो गया, अब धीरे धीरे मुसलमान होता जा रहा है।
ये सांप्रदायिकता का काम है। अब सवाल ये उठा कि 1920 से 1930 का समय सांप्रदायिकता का स्वर्णिम काल क्यों? क्यों सांप्रदायिकता का स्वर्णिम काल? क्यों सांप्रदायिकता ने सर उठाया? अब एक तरफ सांप्रदायिकता चल रही है और दूसरी तरफ सेपरेट इलेक्टोरेट। कनेक्ट करो। और सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जो मुसलमान चुनकर आ रहा है वो सिर्फ मुस्लिम हितों की बात करेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जो मुसलमान चुनकर आएगा वो सिर्फ मुसलमान के हितों की बात करेगा। तो जब मुसलमान के हितों की बात करने वाले नेता पैदा होंगे तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो दूसरी भी तरफ ऐसा नेता वर्ग पैदा होगा जो हिंदुओं के हितों की बात पैदा करेगा। अब सारा फैक्ट निकालो तब मजा आएगा कि आखिर 1920 से 1930 का काल स्वर्णिम युग क्यों रहा कम्युनलिज्म का। और सिर्फ कम्युनलिज्म नहीं चल रहा है, साथ साथ दो चीज चल रही है। एक तो संप्रदायवाद की धारा चल रही है और दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल चल रहा है। और इस सेपरेट इलेक्टोरेट में जो नेता चुने जा रहे हैं वो मुस्लिम हितों की बात कर रहे हैं। तो हिंदुओं को लग रहा कि भाई यार ये तो मुसलमान हित पर सिर्फ जोर डाल रहे हैं, तो कोई तो होना चाहिए जो हिंदू हित की बात करे। तो 1920 से 1930 के दौर में पहली घटना क्या घटी? इलेक्शंस, चुनाव। 1919 के अधिनियम में प्रोविंशियल इलेक्शंस, चुनाव। एंड इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। जैसे चुनाव आएगा वैसे जातिवाद और संप्रदायवाद बढ़ेगा। जैसे, अब ये सब कहने की बात ही नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, अब तो जातिवाद और संप्रदायवाद को बढ़ना ही था। दूसरा, एक्टिवनेस ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस, सांप्रदायिक शक्तियां सक्रिय हो गई। आर्य समाज ने एक आंदोलन शुरू किया, शुद्धि आंदोलन। कि जो लोग गलती से मुसलमान हो गए, कन्वर्ट हो गए, वो वापस हिंदुओं की धारा में आ सकते हैं। तो जब आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया मुसलमान भी एक्टिव हो गए, मुसलमान भी तुरंत एक्टिव हो गए। जमात, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन गए। वाह, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बन गए मोहम्मद अली जिन्ना। अब तो इन्हें मुसलमानों के हितों की ही बात करनी है। और जब मुसलमानों के हितों की बात बढ़ेगी तो हिंदू भी सोचेगा कि यार कोई हमारे हित की भी बात करे। तो 1925 में पैदा हो गई आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देखो, लेकिन फिर भी बड़े दंगे हुए इस पीरियड में, बहुत दंगे, बिहार में, यूपी में बहुत दंगे। लेकिन फिर भी सांप्रदायिकता और जातिवाद को बहुत हद तक संभाला।
किसने? यंग रेवोल्यूशनरीज ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने। HRA और HSRA, फिर एंटी साइमन मूवमेंट हो गया, सब एक हो गए, लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। सरकार ने कहा हम सब वर्ग को बुलाकर बात करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर तुमको नई छूट देंगे, नए अधिकार देंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यह पूरा काल जो है 1920 से 1930 का काल मिला जुला काल रहा। सांप्रदायिकता भी बढ़ी, सांप्रदायिकता पर नियंत्रण भी स्थापित हुआ, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई, एक बात एकदम स्पष्ट हो गई कि हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव तो शुरू हो चुका है, दरार तो पड़ चुकी है, अभी वो खाई नहीं बनी। 1930 तक, 24 में मैंने कहा रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द कॉइन कर दिया कि मुसलमानों के लिए अलग एरिया होना चाहिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और 1930 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, वहां मोहम्मद इकबाल ने कहा ऑटोनॉमी, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के लिए ऑटोनॉमी। ये जो दशक था 1920 से 1930 का, एक बात स्पष्ट हो गई कि हिंदू मुसलमानों में तनाव है और दरार है। यह इस दशक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट था कि हिंदू मुसलमान के बीच तनाव है और हिंदू मुसलमान के बीच दरार है। लेकिन तनाव और दरार को खत्म किया जा सकता है कब? जब शक्ति, सत्ता, सरकार, शिक्षा इसको खत्म करना चाहे। कौन कौन? शक्ति, सत्ता, सरकार और शिक्षा। अगर शक्ति, सत्ता, सरकार और शिक्षा इसे खत्म ही ना करना चाहे तब तो बढ़ेगी। और ब्रिटिश हुकूमत को किसमें फायदा था कि बढ़ाओ यार, डिवाइड एंड रूल, हमें तो रहना है 3007 तक। अंग्रेज भारत को कहां छोड़ने वाले थे? वो तो 1947 में आजादी मिल गई कुछ एनलाइटेंड लोगों की वजह से, कुछ जागरूक लोग, कुछ क्रांतिकारी, कुछ बलिदानी। अंग्रेज भी आश्चर्यचकित थे कि इतनी जल्दी। जिस आजाद भारत में लोग ट्रेन में सीट कवर फाड़ डालते हैं, जिस आजाद भारत में लोग खाना खा के सारा कूड़ा सड़क पे फेंक देते हैं, जिस आजाद भारत में कानून तोड़ना बहादुरी का काम माना जाता है, यूपी बिहार नहीं हेलमेट लगाएंगे, कोई क्या कर लेगा, नहीं लगाएंगे हेलमेट। अभी मैं बिहार में था, डीएम के सामने, डीएम खड़ा है और डीएम के सामने छपरा में 3-4 लड़के खड़े होकर कह रहे हैं हम सीएम ऑफिस में रहते हैं, डीएम के सामने। उसके किनार को धमकी आ रहा है, मतलब डीएम ऑफिस में खड़े हैं, डीएम सामने खड़ा है
आईएएस है, डीएम नहीं था उस वक्त वो छपरा का, आईएएस है, आईएएस है छपरा का, वो सामने खड़ा है, आईएएस ऑफिस उसका है, उसके गनर को धमका रहा है। अरे उसने कहा उठाओ इनको। जहां कानून तोड़ना उपलब्धि मानी जाती है कि नहीं लगाते हम सीट बेल्ट, नहीं लगाते हम हेलमेट, उस देश को आजाद होना 1930 से 1940 का जो दशक था, यह बड़ा क्रांतिकारी दशक था। अब दो चीजें पैदा हो चुकी थी, एक संप्रदायवाद की धारा मजबूत हो चुकी थी और सेपरेट इलेक्टोरेट, और दो गुट पैदा हो चुके थे, एक मुस्लिम लीग जो मुस्लिम हितों की बात कर रही थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदू हितों की बात। अब दो हितों की जबरदस्त पैरोकार पैदा हो गए और दोनों को एक दूसरे से ऑक्सीजन मिलता है। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। अगर हमारे काबिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, वो अगर सिर्फ एक बात कहेंगे, भैया हमारी शिक्षा पे बात करो, शिक्षा हमें नहीं बात करनी, हम धर्म औरंगजेब इन पे बात ही नहीं करते, हम करेंगे ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। सामने वाला कितनी देर तक बोलेगा? सांप्रदायिकता की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दो गुटों के बिना, मतलब एक सांप्रदायिकता सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अगर सिर्फ मुस्लिम संगठन होता, सिर्फ मुस्लिम लीग होती, तो मर जाती खुद ब खुद, ऑक्सीजन कहां से पाती? सांप्रदायिकता का सबसे स्ट्रांग पहलू यह है कि दोनों गुट होना चाहिए। एक गुट कहेगा हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे, दूसरा कहेगा मुसलमानों को दफन कर देंगे, इस आकाश गंगा से बाहर करवा देंगे, भारत तो बहुत दूर की बात है, तभी पनपेगा। उन्नीस सौ 30 में मोहम्मद अली जिन्ना लंदन चले गए। कोई मुद्दा ही नहीं था उनके पास, मुस्लिम लीग के पास कोई कायदे का नेता ही नहीं था। 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, गांधी जी का जलवा, सॉल्ट सत्याग्रह, पूरा भारत गांधी के म्यूजिक पे डांस कर रहा था। उन्नीस सौ 35 में अधिनियम हुआ, चुनाव हुआ 37 का। 1937 में रिजल्ट आया, 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। 8। मुस्लिम लीग गायब। मुस्लिम लीग गायब। जिन्ना को लगा कि यार तो बड़ा अजीब मामला हो गया यार, अब क्या किया जाए। अब कहानी पे गौर करिए। 1936 में मोहम्मद अली जिन्ना भारत वापस आ गए। वापस आ गए। 37 का चुनाव हुआ, 11 में से 8 सीट कांग्रेस के पास, 6 में स्पष्ट बहुमत, 2 में कोलैबोरेशन, 1 प्रांत मुस्लिम लीग के पास सिंध। जिन्ना को लगा कि खत्म यार, खत्म। लेकिन जिन्ना की किस्मत बड़ी अच्छी थी। उसी समय वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी, इन्होंने सरकार से कहा कि देखो बाबूजी, हमको तो चाहिए आजादी, स्वतंत्रता की बात करो। ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार इन राष्ट्रवादियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो राष्ट्रवाद को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा माध्यम है संप्रदायवाद को बढ़ावा। तो 1940 में तुम देखोगे लाहौर सेशन, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पाकिस्तान चाहिए, और अब मोहम्मद अली जिन्ना ने वो जो सांप्रदायिकता का उदार चेहरा था उसको उतार फेंका। कहा पाकिस्तान मतलब इस्लाम, इस्लाम मतलब पाकिस्तान, एकदम खुल के। जिन्ना साहब एकदम खुल के मैदान में आ गए, एकदम खुल के। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाता हूं मोहम्मद अली जिन्ना की किताब से। मोहम्मद अली जिन्ना एकदम एग्रेसिव। 1940 मोहम्मद अली जिन्ना एकदम नंगा रूप, संप्रदायवाद का नंगा रूप, नंगा। सरकार को जरूरत थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, नेशनलिस्ट स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, कह रहे थे अब डोमिनियन स्टेटस और स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो स्वतंत्रता की बात करो। यह है विपिन चंद्रा की किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और इसमें जिन्ना साहब का स्टेटमेंट, दोनों लॉबी का स्टेटमेंट सुनाऊंगा तुमको। उन्नीस सौ 1938 में लीग के अध्यक्ष चुने जाने पर अपना भाषण देते हुए जिन्ना ने कहा, 1938 में कांग्रेस का आलाकमान दूसरे सभी समुदायों तथा संस्कृतियों को नष्ट करने तथा हिंदू राज कायम करने के लिए पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है। गांधी आदर्श है, गांधी इनका आदर्श है जो हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करना तथा इस देश में हिंदू राज कायम करना चाहता है। मार्च 1940 में उन्होंने अलीगढ़ में छात्रों से कहा, मिस्टर गांधी चाहते हैं कि हिंदू राज के तहत मुसलमानों को कुचल डालें और उन्हें प्रजा बनाकर रखें। 1941 में अलीगढ़ में ही उनके शब्द थे, पाकिस्तान न केवल हासिल किया जा सकता है, बल्कि अगर आप इस देश में इस्लाम को पूरी तरह खत्म होने से रोकना चाहते हैं तो एकमात्र मकसद यही हो सकता है। ये मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है। वो जिन्ना जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत हुआ करते थे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कभी कभी व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देती है। आठ अप्रैल 1941 के अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने घोषित किया कि संयुक्त भारत में मुसलमानों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। अंतरिम सरकार की चर्चा करते हुए 18 अगस्त 1946 को उन्होंने सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का जिक्र किया, जो ब्रिटिश संगीनों की मदद से भारत के मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हावी होना और हुकूमत चलाना चाहती है। 1946 में ही मुसलमानों को अपना वोट लीग को देने के लिए अपील करते उन्होंने कहा, अगर आज हम अपना फर्ज अदा नहीं करते तो आपकी हालत शूद्रों जैसी कर दी जाएगी और भारत से इस्लाम की विदाई हो जाएगी। यह है मोहम्मद अली जिन्ना। यह मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन इसी समय आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक एमएच गोलवलकर, इनके बिना तो कहानी ही अधूरी हो जाएगी। 1939 में ये किताब लेकर आते हैं, उसका नाम है वी, हम। उनका कहना था कि यदि अल्पसंख्यकों की मांगे मंजूर कर ली जाती है तो हिंदुओं का राष्ट्रीय जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा।
आरएसएस ने राष्ट्रवादियों पर इल्जाम लगाया कि वो हमारे कट्टर दुश्मनों को छाती से लगाए हुए हैं और इस तरह हमारे अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहे हैं। मुसलमानों तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को गोलवलकर की सलाह थी कि हिंदुस्तान के गैर हिंदू लोगों को या तो हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी, हिंदू धर्म का सम्मान करना सीखना होगा और हिंदू जाति की श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी, या फिर हिंदू राष्ट्र के अधीन होकर रहना होगा। और विशेषाधिकारों की तो बात ही दरकिनार, नागरिक के सामान्य अधिकारों से भी वंचित रखना होगा। इससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने लिखा, हम हिंदू मुसलमानों और ब्रिटिश लोगों के से एक साथ लड़ रहे हैं। इटली और जर्मनी को उदाहरण देते उन्होंने कहा कि भारत में भी प्राचीन जातीय चेतना का अभ्युदय हुआ है। 1946-47 में कांग्रेस के नेताओं पर आरएसएस का हमला और कटु हो गया। पेज नंबर 422। क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर। क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर। राष्ट्रवादी किसके लिए लड़ रहे हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। राष्ट्रवादी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं मुसलमानों की और ये बात कर रहे हैं हिंदुओं की। और ब्रिटिश हुकूमत चाहती क्या थी? और ब्रिटिश हुकूमत चाहती क्या थी? मजा ले रही थी ब्रिटिश हुकूमत कि वाह क्या बात है, संप्रदायवाद एक जहर है, अगर उसे समझा नहीं जाएगा तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। और उसको दोनों पक्ष को समझना होगा। ऐसा नहीं कि हिंदू शिक्षा की मांग करेगा और मुसलमान कहेगा कि हमको रमजान में 10 दिन की छुट्टी दो। ना ना, बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों को कहना होगा मिलकर अब कि भैया शिक्षा धर्म बोले हम देख लेंगे, हम 4 धाम की यात्रा कर लेंगे और ये सलमान कहो, सलमान तू हज कर लेगा अपने आप? हाँ भैया कर लेंगे, बस खत्म। बोले हज हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और 4 धाम की यात्रा ये राम नरेश, हाँ तो 4 धाम, हाँ भैया हम कर लेंगे। हमको पढ़ाओ सर, सरकार हो तुम और तुम सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दो। अब ये बात दोनों को हाथ में हाथ डालकर कहनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि एक वर्ग शिक्षा की बात करेगा, दूसरा कहेगा नहीं हमें धार्मिक विशेषाधिकार, ये सब नहीं चल पाएगा, ये सब बातें नहीं चल पाएंगी। अब संभावना ही नहीं है। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1945 का आम चुनाव हुआ, 1945 का जनरल इलेक्शन हुआ। मुस्लिम लीग को 33 में से 33 सीट मिली। जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली सीटें थी वो 33 में से 33 सीट मिली। सोचो इस्लाम का धर्म का कितना बड़ा जादू होता है लोगों पर। सेंट्रल असेंबली में 33 में से 33 सीट और कांग्रेस को 102 में से 52 सीट। फिर 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कांग्रेस को मिल गई 290, 208 सॉरी 208, 292 में से 208, कंप्लीट मेजॉरिटी। और यहां प्रोविंशियल में मुस्लिम लीग को सिर्फ एक प्रांत मिला, सिंध। सेंट्रल असेंबली में तो मोहम्मद अली जिन्ना को जितनी भी सीट रिजर्व थी 33 में से 33, क्योंकि वो इलेक्शन में एक ही बात कह रहा था कि अगर आप
मुस्लिम लीग को वोट कर रहे हो तो मतलब इस्लाम को कर रहे हो। बड़ा बुरा हश्र हुआ मोहम्मद अली जिन्ना का। हालांकि बाद में उन्होंने जो आग बोई थी उसको काटने की कोशिश की, वो भी स्टेटमेंट सुनाऊंगा पढ़कर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज ये जो पाकिस्तान खत्म हुआ है ना, वो मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। पाकिस्तान का जन्म नफरत की नींव पर हुआ है। नींव ही गलत है। इसलिए पाकिस्तान तभी तक अस्तित्व में रहेगा जब तक वहां नफरत जिंदा रहेगी। जिस दिन वहां नफरत खत्म, पाकिस्तान खत्म। वो फिर से हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाएगा। सिर्फ एक प्रांत प्रोविंस में मिला, सिंध। जिन्ना को लगा यार अगर प्लेबिसाइट हुआ तो हम तो सिंध मिलेगा, सिंध पाकिस्तान लेके क्या करेंगे हम। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान इसका बहुमत, कांग्रेस का बहुमत, ये वो आप क्या किया जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं तो मक्का जा रहा हूं। अंग्रेजों ने कहा क्यों? बोले मैं वहीं जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे अंग्रेजों ने कहा क्या बात हो गई मियां, हमको बताओ। अरे बोले यार प्रांत में एक प्रांत मेरे पास है और संविधान सभा में मेरा बहुमत ही नहीं है, मेरी चलेगी ही नहीं। अंग्रेजों ने क्या करना चाहते हो? हम नाचेंगे। अब बोला नाचो, एकदम नाचो, बताओ कैसे नाचोगे, क्या करना चाहते हो बताओ। बोला हम नाचेंगे। बोला नाचो। तो जिन्ना साहब ने कहा 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। किसके बल पे? और 16 अगस्त से दंगा शुरू हुआ। नोआखाली, असम, बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा। और जैसे ही ये शुरू हुआ 16 अगस्त 1946, अब गौर करिएगा, जैसे ही ये दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनल दंगा शुरू हुआ, सांप्रदायिक दंगा, कम्युनल दंगा, ये दंगा जैसे ही शुरू हुआ, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत में अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। बोला यार तुम लोग अंतरिम सरकार मांग रहे थे ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये लो अंतरिम सरकार। 1946 में अंतरिम सरकार कहा 2 साल के अंदर तुम लोग को आजादी दे देंगे। देखो ये भारत की दशा, ये दोनों को जोड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा भारत में, और उसी समय भारत में अंतरिम सरकार के पास पुलिस पावर नहीं होती, सैन्य शक्ति नहीं होती। और दंगा आसाम से शुरू हुआ, बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, बहुत खतरनाक दंगा। कहीं कहीं उसकी झलक मिलती है। खुशवंत सिंह जी ने एक बड़ी प्यारी नॉवेल लिखी है, द ट्रेन टू पाकिस्तान। बड़े विद्वान रहे हैं खुशवंत सिंह जी, उनकी कई किताबें मैंने पढ़ी। द ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ी मैंने, उनकी किताब पढ़ी मैंने प्रेम, इश्क और थोड़ी सी शरारत। खुशवंत सिंह, उस किताब में एक झलक मिली मुझे। उस किताब में एक डाकू है, उसके अंदर मानवता है।
वो अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। और दंगा व्यक्ति नहीं करता, दंगा भीड़ करती है, और भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा दंगा फैल गया। और देखो, भारत में अंतरिम सरकार, सेना और पुलिस सरकार के हाथ में ही नहीं। गांधी जी गए नौखाली हाथ जोड़ने के लिए कि भैया आजादी मिलने जा रही, हम जिसके लिए लड़ रहे थे वो मिलने जा रहा है, अब काहे परेशान हो रहे हो? अरे बोले नहीं भैया, हम लोग कहाँ, हम लोग तो मार खाने के लिए, हम भैया हम कहाँ प्रेम से रह सकते हैं। और दिसंबर 1946 में सरदार पटेल ने कहा कि अगर मानवता को बचाना है तो बंटवारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर से इस लाइन को रिपीट करूंगा, अगर मानवता को बचाना है तो बंटवारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दंगा रोकने कोई रास्ता ही नहीं था। सरकार अंतरिम, जिन्ना फायर, और हजारों लाशें कट के इधर से उधर जा रही थी, उधर से इधर आ रही थी। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, और यहीं पर बन गया पाकिस्तान। माउंट बेटन प्लान 1947। इसलिए पाकिस्तान के जन्म को हम एक ट्रेजेडी मानते हैं। द बर्थ ऑफ पाकिस्तान अ ट्रेजेडी। अंग्रेजों ने कराया, ब्रिटिश हुकूमत ने। मेन रोल उन्हीं का था, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें अपना हथियार बेचना था। हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को भी शोषण तो जारी रहना चाहिए ना, और बेवकूफों का हमेशा शोषण हुआ है। बलवान का बाका हो ना सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, उनके बीच एक झगड़ा करवा दिया, पीओके। उनका संविधान बदलवा दिया परवेज मुशर्रफ से 2002 में। जनता जान ही नहीं पाई। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक राफेल खरीद रहा है, एक F-16 खरीद रहा है। दोनों की हालत बहुत दयनीय है। वो हथियार बेचकर पैसा कमा रहे हैं, और फिर यहाँ के धनाढ्य लोगों से कहते हैं कि आओ तुम्हें पेरिस की सड़कें दिखाएं, आओ तुम्हें वियना दिखाएं, लंदन दिखाएं। तुम लोग के पास यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, हमारे पास नालंदा, विक्रमशिला। हमारे बच्चों से कहा तुम रटो, आज 12th और 10th का रिजल्ट आया है। कितने बच्चे बेचारे दुखी होंगे। उनके माँ बापों ने कहा होगा अरे 70%, हमने तो सोचा था 98 आएगा, फिर तुमको मंगल ग्रह पे भेजेंगे, फिर तुमसे एंड्रोमीडा गैलेक्सी में भिजवाएंगे तुमको घुमाने के लिए। विजडम होना चाहिए जीवन में, विवेक। अगर चतुर्लिंगम जैसा बच्चा हो गया, बहुत पढ़ लिख कर, या मुन्ना भाई MBBS में वो जो
जिसको संजय दत्त लटकाता है, वो अपने पिता को बर्थडे नहीं मना सकता। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रटाई पे भी निर्भर है। विवेकहीनता को जन्म देती है, दिमाग के वास्तविक क्षमता को मार देती है। कल मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये क्लास 7th वाली किताब खरीद लीजिए। मैंने सोचा यहीं से शुरू करेंगे, साइंस की, बहुत हिस्ट्री पॉलिटी वॉलिटी पढ़ाए, साइंस, ये किताब खरीद लीजिए, साइंस क्लास 7th की, बड़ी शानदार किताब। मॉर्निंग में 1 घंटा ये पढ़ाएंगे। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर। पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सॉरी 10 चैप्टर हैं, 10। नहीं 13 है। वेस्ट वाटर स्टोरी, फॉरेस्ट लाइफ, आवर लाइफ टाइम, लाइट, 13 चैप्टर पढ़ाएंगे। और इन 13 चैप्टरों में 2 चीजें पढ़ाएंगे, एक तो पढ़ाएंगे और फिर बताएंगे इस पढ़ाई से तैयारी कैसे होती। दोनों अलग अलग चीज है, पढ़ाई और तैयारी। एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर एक तरफ पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे अब इसी पढ़ाई में से तैयारी किसको बोलते हैं। मॉर्निंग में ये खरीद लीजिए आप, इससे छोटी किताब नहीं हो सकती। और अगर ये किताब आपने हमारे साथ खत्म कर दी